नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा एचपीआरसी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2025-26 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? इसका उत्तर होगा वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को। अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? जो चार्टर एक्ट 1833 था, उसके द्वारा भारत की किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? दास प्रथा को 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन किया गया था। अगला प्रश्न है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रतिनिधियों को किस प्रक्रिया में पहली बार शामिल किया गया था? इसका उत्तर होगा कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1919 किस वर्ष लागू किया गया? इसका उत्तर होगा 1921 में। अगला प्रश्न है 1919 का अधिनियम किस पर आधारित था? द्वैध शासन शक्तियों के विभाजन पर। अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? इसका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? इसका उत्तर है संघीय शासन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 किस योजना पर आधारित है? माउंटबेटन योजना पर आधारित है 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना में भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है माउंटबेटन योजना में भारत का विभाजन। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? इसका उत्तर है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? महात्मा गांधी ने कहा था 1922 में। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। अगला प्रश्न है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? इसका उत्तर होगा मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका उत्तर है बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? इसका उत्तर है साख समिति। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इसका उत्तर है 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में यह किसने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? कब कहा गया था ये? 24 जनवरी 1950 को।
अगला प्रश्न है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? साख समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया? इसका उत्तर है 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में यह किसने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? किसने कहा था ये? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? इसका उत्तर होगा मौलाना आजाद ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है? इसका उत्तर है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया? इसका उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, जब संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? जब संविधान को लागू किया गया था तो भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? इसका उत्तर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, किस व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान, चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है? इसका उत्तर है राजनीतिक न्याय व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे की व्याख्या किसमें की गई थी? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक व्यवस्था में कौन संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है? उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका या प्रस्तावना? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? इसका उत्तर होगा अर्ध संघात्मक। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? संसदात्मक सरकार ब्रिटेन में की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? इसका उत्तर है 14 राज्य बनाए और 6 संघ राज्य बनाए। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम राज्यों के बनने का सही अनुक्रम क्या है? पहले कौन बना राज्य? आंध्र प्रदेश बना, फिर हरियाणा बना, फिर हिमाचल प्रदेश बना, फिर सिक्किम बना। अगला प्रश्न है, किसके माध्यम से सिक्किम भारत संघ का सह राज्य बना? इसका उत्तर होगा 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आए? इसका उत्तर है 31 अक्टूबर 2019 को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 2 में। अगला प्रश्न है, किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है? इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 के बाद से। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? इसका उत्तर है संघीय सरकार की। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती है? भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं की जा सकती है भारतीय नागरिकता प्राप्त। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान एवं नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है?
किस प्रकार से हो सकता है भारतीय नागरिकता का लोप? 3 प्रकार से हो सकता है, परित्याग के द्वारा, पर्यवसन के द्वारा और वंचित किए जाने के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा? इसका उत्तर है अनुच्छेद 15 के अनुसार। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 16 है अवसर की समानता से संबंधित। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की उपाधियां प्राप्त प्रदान करने तथा अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिबद्ध किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 18 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 के द्वारा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है? राष्ट्रीय झंडे को फहराना अपने निजी भवनों के ऊपर किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a)। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोहरे दंड से किसी भी व्यक्ति को रक्षा प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध निवारक निरोध से संबंधित है? अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है, भारत में मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध तथा कारखानों में नियोजन का निषेध किस प्रकार की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित करता है? बौद्ध, जैन व सिखों को करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट के अंतर्गत जारी कर सकता है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? इसका उत्तर होगा न्यायपालिका को। अगला प्रश्न है, किसी न्यायालय तथा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? इसका उत्तर है उत्प्रेक्षण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? इसका उत्तर होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन और उत्पादन साधनों के द्वारा सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण को रोकने की बात की गई है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 39 गौ के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 43 में राज्य को किसको व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं? इसका उत्तर होगा गांव में कुटीर उद्योगों को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं?
किसमें पाए जाते हैं वन्य जीव तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में। अगला प्रश्न है, राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 350A के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 51A में। अगला प्रश्न है, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? इसका उत्तर है 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आधार क्या होता है? इसका उत्तर होगा संविधान का अतिक्रमण। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? इसका उत्तर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति के संबंध में क्या प्रावधान करता है? इसका उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति अपने पद एवं शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, संसद के प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक नए चुनाव के पश्चात संसद को किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? इसका उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस नहीं भेज सकता? धन विधेयक को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश सत्र प्रारंभ होने से कितनी अवधि तक वैध होता है? इसका उत्तर है 6 सप्ताह तक। अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 112 में। अगला प्रश्न है, यदि कोई संसद सदस्य अनुच्छेद 102(1) में वर्णित किसी निर्भरता को से ग्रस्त हो गया है या नहीं हुआ है तो इसका अंतिम विनिश्चय करने के लिए कौन सशक्त है? इसका उत्तर होगा भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 67 में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उनकी परिलब्धियां क्या होती है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते के समान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है? इसका उत्तर है बहुमत प्राप्त दल के नेता को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्य रूप से कितने समय का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्य रूप से कितने समय का होता है? रिपीट हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? इसका उत्तर है जब तक वह संसद सदस्य और लोकसभा में बहुमत दल का नेता रहता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को सत्राहूत एवं सत्रावसान से संबंधित परामर्श कौन देता है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की, ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को। अगला प्रश्न है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर होगा 50 सदस्य। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है
केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संसद के कुल कितने सदस्य हैं? संसद में कुल कितने सदस्य हैं? सदन है। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की व्यवस्था का निर्माण किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा। किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? वर्ष 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? राज्यसभा के सदस्य होते हैं 250। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 83(1) में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? इसका उत्तर होगा चौथी अनुसूची में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना को आधार मानकर किया गया है? वर्ष 1971 की जनगणना को। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? इसका उत्तर है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 554 कर दी गई? 31वां संवैधानिक संशोधन 1974 के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष के लिए कब किया गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है, यदि आपात की घोषणा की गई है तो लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है? इसका उत्तर है एक बार में 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, पहले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी थी? इसका उत्तर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 16 सीटें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 87। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।